कल आपको बताया था कि संसद का काम क्या है? कानून बनाने का, अधिनियम बनाने का कार्य किसका है? संसद का। जब कोई विधेयक है लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो जाए और लास्ट में उसका राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो जाए तो वो विधेयक अधिनियम बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, कोई अधिनियम अगर किसी राज्य में लागू किया जाना है तो उस राज्य के विधानसभा में, ठीक है, उस अधिनियम को पेश किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखते चलिएगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जो राज्य था, इस मध्य प्रदेश राज्य में वो अधिनियम लाया जाएगा कब? तो 1993। ठीक है, वहां के विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो कब विधानसभा में पेश किया गया? 30 दिसंबर 1993 में। ठीक है, डेट याद करते चलिए, 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में इस विधेयक को लाया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा 24 जनवरी 1994 को हस्ताक्षर किया जाएगा। ठीक है, और यह जो है लागू हो जाएगा एक दिन बाद 25 जनवरी 1994 को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया? 1993 में। इसीलिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कहलाता है। चूंकि ये जब विधेयक लागू हो गया मध्य प्रदेश में, तो ये अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया था, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही तो छत्तीसगढ़ था। ठीक है, और ये जो अधिनियम है छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में, ठीक है, लागू करने वाला ये पहला राज्य बनेगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो बना था, उसे लागू सबसे पहली बार किस राज्य ने किया? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश याद रखना है। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ प्लस एमपी याद रखना, याद रहेगा। अब देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया, देखिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 जो विधानसभा में आया, मध्य प्रदेश के विधानसभा में आया, इसलिए यह क्या कहलाएगा? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा में यह अधिनियम लाया नहीं गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी? एक शब्द आपको याद रखना है, विधि का अनुकूल आदेश। क्या याद रखना है? ये आपको याद रखना है। क्या होगा विधि के अनुकूल आदेश का मतलब क्या है? जो राज्यपाल रहेंगे, ठीक है, कौन? राज्यपाल आपको याद रखना है। राज्यपाल ये आदेश करेंगे कि जैसा का जैसा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में जैसा जैसा प्रावधान किया गया, उस प्रावधान में जहां जहां मध्य प्रदेश लिखा गया है, उस मध्य प्रदेश के स्थान पर सिर्फ छत्तीसगढ़ लिखना है, और सारे के सारे प्रावधान जस का तस, जैसे का तैसा छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए। कौन बोलेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी को क्या कहा जाएगा? विधि का अनुकूल आदेश कहा जाएगा। विधानसभा में लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि विधानसभा में आया होता तो यह छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 2000 कहलाता, क्योंकि छत्तीसगढ़ कब बना? सन 2000 में। तो यहां के विधानसभा में नहीं लाया गया, जैसा का तैसा पारित हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, वैसे का वैसा हमने छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब से लागू है, तो 1 नवंबर 2000 आंसर लेना है। समझ में आ रहा है? 1 नवंबर 2000 मतलब जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से लागू है, ऐसा याद रखना है। याद रहेगा? लेकिन अगर विधि का अनुकूल आदेश बन करके कब तैयार हुआ? तो 7 जून और ठीक है, 7 जून 2001, और राजपत्र में कब प्रकाशित? तो 18 जून 2001। ये 2 डेटा और आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 30 दिसंबर 1993, 24 जनवरी 1994 में आपका राजपत्र में, और लागू 25 जनवरी 1994। विधि का अनुकूल आदेश बन करके तैयार होगा 7 जून 2001 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय के द्वारा विधि का अनुकूल आदेश लाया जाएगा 7 जून 2001 को, और उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा 18 जून 2001। ये 2 डेट और आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा? और इसी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे यह क्वेश्चन किया जाए कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज की स्थापना
छत्तीसगढ़ पंचायती राज की स्थापना किस अधिनियम के तहत, तो आपको क्या लेना है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लेना है। समझ में आ रहा है, याद रखना है। लेकिन चूंकि हमने इसे विधानसभा में नहीं लाया, इसीलिए विधि के अनुकूल आदेश के तहत ये क्या हुआ है, लागू हुआ है, समझ लो। बनेगा, बनेगा जी, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो है 1993, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें कुल 15 अध्याय रखे गए हैं, 4 अनुसूची और कितनी धाराएं, तो 132 धाराएं हैं। इसको याद कर लीजिए, जस का तस पूछा हुआ है, ठीक है। जिस प्रकार संविधान का एक बुक है, समझ लीजिए, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में पूरे के पूरे प्रावधान लिखे गए हैं। जिस प्रकार भारतीय संविधान में आपका पूरा का पूरा प्रावधान है, उसी प्रकार जब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम आप पढ़ेंगे तो उसमें कुल 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 धारा मिलेगी, जिसमें पूरा पंचायती राज का वर्णन है। कितने अध्याय, 15 अध्याय, कितने अनुसूची, 4, और कितने धाराएं, कुल 132 आपको याद। अब देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम याद करते चलिएगा, क्लियर है, याद करते चलना है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल अभी तक 10 बार संशोधन हो चुका है। कितने बार, 10 बार संशोधन हुआ है। वो डेट आपको याद रखना है, क्या संशोधन हुआ है उसके बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुल 10 बार आपको याद रखना है, ठीक है। 3, 4, 8, 14, कब कब याद रखना है, पूरा का 10 आपको याद रखना है। 3, 4, 8, 14, 3, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19, 3, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19, 3, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19, 3, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19। ये 10 डेट आपको याद रखना है। कुल 10 बार संशोधन आपको याद रखना है, याद रहेगा। कब कब हुआ तो उसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है जी। जो विधि का अनुकूल आदेश हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में कोई भी अगर संशोधन किया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये यहां का जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो है, ये सारा का सारा आप देखेंगे कि सन 2000 के बाद का है। इसके पहले वाला जो है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले वाला, ठीक है, पहले तक जो भी हुआ है, ठीक है, वो लागू रहेगा। लेकिन इसके बाद वाला संशोधन छत्तीसगढ़ में होगा, वो लागू रहेगा, मध्य प्रदेश वाला लागू नहीं रहेगा। तो इसके बाद जो भी संशोधन होगा वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको मान लो पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में कितने संशोधन, तो ये वाला आंसर नहीं लेना है। ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात चले, कुल 10, 2003, 4, 8, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19, ये 10 डेट आपको याद रखना है। पंचायतों के संबंध में एक सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को आपको याद रखना है। 4 जून 2004 को डेट आपको याद रखना है। स्थान कहाँ हुआ, तो रायपुर में, 4 जून 2004 डेट आपको याद रखना है, 4 जून 2004। और छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार पंचायती चुनाव कब हुआ, तो सन 2005 में। बनेगा, तो ये सारा डेट आपको याद रखना है, ठीक है। 30 दिसंबर वाला मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, फिर आपका 24 जनवरी 1994, 25 जनवरी 1994, ठीक है। इधर आ जाएंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 7 जून और 18 जून 2001, ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है, बनेगा जी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 धाराएं। वो 15 अध्याय जो है आपको, ये 15 अध्याय एक बार इसको पढ़ना है, ठीक है। और ये जो धारा है, अब 132 का 132 धारा तो आपको याद नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं जब आपको आर्टिकल बताऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब एक एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, आर्टिकल 243 ए से 243 ओ, तो उस बीच में मैं बहुत सारे धाराएं आपको बताऊंगा जो आपके काम की है। अभी आपको याद ये रखना है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम
15 अध्याय में पहला अध्याय कौन सा है? तो प्रारंभिक है, प्रारंभिक चीजें इसे बताई जाएगी। अध्याय 2 है, 2 में ग्राम सभा का वर्णन है। अध्याय 3 है तो 3 में पंचायतों की स्थापना के बारे में वर्णन है। अध्याय 4 है तो 4 में निर्वाचन का संचालन के बारे में बताया गया, कैसा निर्वाचन होगा, कैसे उसका संचालन होगा। 5 में पंचायतों के कामकाज का वर्णन किया गया है, ठीक है। अध्याय 6 में पंचायतों के कार्य और शक्तियां उसमें बताए गए हैं। अध्याय 6 का जो है इसमें कॉलोनी निर्माण के बारे में बताया गया है। अध्याय 7 जो है उसमें पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति के बारे में बताया गया है। अध्याय जो 8 है उसमें पंचायतों की स्थापना, बजट, लेखा जोखा के बारे में बताया गया है। अध्याय 9 में आपका कर। अध्याय 11 में नियम और अवधियां हैं, उपविधियां हैं। अध्याय 12 शास्ति क्या होता है इसको आगे समझेंगे। अध्याय 13 में प्रकीर्ण है। अध्याय 14 में संपरीक्षा है। अध्याय 14 का में अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए उशिष्ट उपबंध है। और अध्याय 15 में निरसन। ये निरसन वगैरह क्या होता है सब ये धाराओं के बारे में हम लोग आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी धाराएं आएगी, ठीक है। इसमें अनुसूची है, 4 अनुसूची, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, 4 अनुसूची है। ये अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। अनुसूची पहले में कर के बारे में है, ठीक है। ऐसे कर जो अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे, ठीक है। पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा जो अनिवार्य रूप से जो कर लगाए जाएंगे उसके बारे में अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 में वर्णन है वैकल्पिक कर, ठीक है। ऑप्शनल कर टैक्स बोल सकते हो, जो ग्राम और जनपद पंचायत के द्वारा लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए जाएंगे अनिवार्य कर, जनपद पंचायत के द्वारा लगाए जाएंगे वो अनिवार्य कर के बारे में अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में आपका वैकल्पिक कर के बारे में है। अनुसूची 3 में क्या है? कोई अन्य अगर कोई फीस अगर वसूली जा रही है तो उसके बारे में है। और अनुसूची 4 में जो पंचायतों को दिए गए 29 कार्यों का उल्लेख है। तो पहले आपको देखिए ऐसा याद रखना है, अनुसूची 4 अनुसूची है, ठीक है। पहले में अनिवार्य कर, ठीक, कंपलसरी टैक्स जो लगना ही लगना है। फिर ऑप्शनल टैक्स, ठीक है। अनिवार्य, वैकल्पिक, अनिवार्य ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, अनिवार्य वैकल्पिक, अनिवार्य, उसके बाद फीस, उसके बाद फीस के बारे में कोई अन्य फीस, और 29 विषय, 29 विषय या 29 कार्यों के बारे में याद रहेगा। कितना अनुसूची? 4, ठीक है। पहले में अनिवार्य कर, दूसरे में वैकल्पिक कर, तीसरे में अन्य फीस और 29 कार्य। चलिए तो हम लोग आज शुरू करेंगे आपका 243 एक ग्राम सभा। एक क्वेश्चन ग्राम सभा से आएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्राम सभा अनुच्छेद किसमें है? सबसे पहले देखिए, याद करते चलना है, ठीक है। क्लियर है? याद करते चलना है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम सभा का उल्लेख कहां कहां है संविधान में। तो ग्राम सभा का उल्लेख एक तो भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में, ठीक है। आर्टिकल 243 ए में है, ठीक। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 2 और धारा 6 और 7 में है। समझ में आ रहा है? याद करते चलना है। भारत के संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, याद किए थे, याद आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 2 और धारा 6 और 7 में ग्राम सभा का वर्णन है। अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो धारा 129 क, ख और ग में वर्णन है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए ग्राम सभा का वर्णन 129 क, ख और ग में वर्णन है। वर्णन याद रहेगा, याद रखना है। जो भी ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगी, आपको याद रखना है। राज्य विधानमंडल के द्वारा ही ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण किया जाता है, याद रहेगा। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज या पंचायती राज जो भी है, पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है, याद रखना। और राज्य सूची का विषय कब बनाया गया? 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से। याद आ रहा है? याद रखना है। अगर हम परिचय की बात करें, सामान्य परिचय अगर देखें ग्राम सभा, तो ग्राम सभा जो है ये पंचायती राज की बुनियादी इकाई है, बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। समझ में आ रहा है? पहले ग्राम सभा बनेगा, उसी के बाद सारी चीजें बनती जाएगी।
समझ में आ रहा है? ग्राम सभा का कार्यकाल अगर देखा जाए, ग्राम सभा का कार्यकाल हम देखें तो यह कभी भी भंग नहीं हो सकता, कभी भी भंग नहीं होगा। मतलब स्थायी निकाय है, याद रखना। क्यों स्थायी निकाय है? क्योंकि यहाँ के जो सदस्य है वो आजीवन आजीवन ग्राम सभा के सदस्य रहते हैं, आजीवन। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति, सामान्य तौर पर उस गांव पर रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम है, वोटर आईडी कार्ड जिसके पास है, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक उम्र का होगा, ठीक है, बस यही जरूरी नहीं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी वो उस ग्राम सभा का सदस्य। हर एक गांव में एक ग्राम सभा बनेगा, हर एक गांव में एक ग्राम सभा बनेगा, और वो ग्राम सभा वहां रहने वाले, सामान्य तौर पर रहने वाले लोगों से मिलकर के बनेगा, जिसका मतदाता सूची में नाम है। तो वहां स्थानीय लोगों से मिलकर के क्या बन गया? ग्राम सभा। ठीक है, इसीलिए ग्राम सभा जो है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों से मिलकर के वो सभा बनती है, इसीलिए यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। समझ में आ रहा है? ग्राम सभा एक बुनियादी इकाई है। एक बार जिसका मतदाता सूची में नाम हो गया, उसके बाद कहीं हट जाता है क्या? वो आजीवन रहता है। ठीक है, हर एक प्रत्यक्ष चुनाव में वो वोट डालता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आजीवन वो क्या है? ग्राम सभा का सदस्य रह सकता है। इसीलिए ग्राम सभा एक स्थानीय निकाय है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। बनेगा? याद करते चलना है। ठीक है, जो भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी अधिसूचना, जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगा, वो राज्यपाल जारी करेगा। दो ही व्यक्ति अधिसूचना जारी करते हैं, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर आपका राज्यपाल के नाम से वो होता है। ठीक है, तो इसको आगे जब हम लोग और पढ़ेंगे तो और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, तो रिवीजन एक बार। सबसे पहले कहां है इसका वर्णन? भाग 9 आर्टिकल 243 ए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 2 धारा 6 और 7। याद रहेगा? याद रखना है। ठीक है, अगर परिचय की बात करें तो यह एक बुनियादी इकाई है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्राम सभा के द्वारा ही हितग्राहियों का चुनाव किया जाता है। किसको लाभ मिलेगा किसी योजना का, किसको लाभ नहीं मिलेगा, ये वही डिसाइड होगा। ठीक है, इसके द्वारा हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन या अप्रूवल किया जाता है। याद रखना बनेगा, याद रखना है। अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो यह एक स्थानीय निकाय, कभी भंग नहीं किया जाएगा। ठीक, सदस्य वो हो गांव का ऐसा व्यक्ति जो सामान्य तौर पर वहां का निवासी हो और उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वह क्या होगा? इस ग्राम सभा का सदस्य होगा। अब मतदाता सूची कैसे बनेगा ये देखेंगे। ग्राम सभा के लिए क्या जरूरी है? मतदाता सूची। बार बार मतदाता सूची बोल रहा हूं, तो मतदाता सूची कैसे बनेगा? तो मतदाता सूची का जो वर्णन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 2 में है, और धारा 4 और 5 में इसका वर्णन है। याद रखें, धारा 4 ये बोलती है कि ग्राम सभा में एक मतदाता सूची होगा, और सामान्य तौर पर जो रहने वाला व्यक्ति है वो उस पर पंजीकृत किए जाने का हकदार होगा। ठीक है, तो धारा 4 और 5 में मतदाता सूची का वर्णन है, ये याद रखना है। और हर एक गांव में एक मतदाता सूची बनेगा। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक गांव के मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। ठीक है, ये उसको याद रखना है अलग से। कोई भी व्यक्ति है एक से अधिक गांव के मतदाता सूची में उसका नाम, हर एक गांव में एक मतदाता सूची बनेगा। ठीक है, एक व्यक्ति का एक ही गांव में नाम होगा। अगर यहां है तो वहां नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये आपको अलग से याद रखें। ठीक, एक से अधिक गांव में के मतदाता सूची में नाम नहीं होगा, बनेगा। चलिए अब देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है, ये अब देखना है। तो ग्राम सभा से मिलकर के ग्राम पंचायत बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका जनसंख्या क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होने के लिए जनसंख्या मिनिमम 1000 होना चाहिए। ग्राम पंचायत होने के लिए जनसंख्या मिनिमम 1000 होना चाहिए। 1000 होगा तभी वो ग्राम पंचायत बनेगा। समझ में आ रहा है? ग्राम पंचायत बनेगा तभी वहां सरपंच होगा, वहीं उप सरपंच होगा और पंच होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? याद रखना है। तो ग्राम पंचायत होने के लिए 1000 होनी चाहिए जनसंख्या। अगर गांव की जनसंख्या 1000 नहीं है, मान लो क नाम का गांव है, वहां 250 जनसंख्या, ख नाम का गांव है, वहां 300 जनसंख्या, ग नाम का गांव है, वहां 200 जनसंख्या, द नाम का गांव है, वहां 400 जनसंख्या, क्या ये सारे अलग अलग ग्राम पंचायत बन सकते हैं? क्या
जनसंख्या 1000 नहीं है, तो क्या करेंगे, इन सबको मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाएंगे, सबको मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाएंगे। और जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो जनसंख्या जहां की सबसे जनसंख्या ज्यादा है, जैसे कि यहां तो ग्राम पंचायत कहलाएगा। उसका नाम क्या होगा? मान लो तुलसी गांव का जनसंख्या ज्यादा है तो तुलसी ग्राम पंचायत, इस टाइप का। याद रहेगा, याद रखना। अगर सामान्य क्षेत्र है तो एक गांव में केवल और केवल एक ग्राम सभा बनेगा। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से समझते चलना। ग्राम पंचायत कैसे बना? ये सारे गांव को मिलाकर के क्या बन गया? एक ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत का नाम क्या रख दिया? जिस गांव का जनसंख्या ज्यादा है उसके नाम पर ग्राम पंचायत का नाम हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए, जब इसके नाम पर ग्राम पंचायत हो गया तो ये जो बाकी जो गांव है वो आश्रित गांव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आश्रित गांव कहलाएंगे। याद रखना, याद रहेगा, याद रखना है। तो जहां का जनसंख्या ज्यादा है उसके नाम से ग्राम पंचायत बना दी और बाकी लोग को आश्रित गांव कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा जो ग्राम पंचायत है, ठीक, ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा से मिलकर के बनेगा। आपको याद रखना, इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए, मतदाता सूची में जिसका नाम है उससे मिलकर क्या बन गया? ग्राम सभा। ठीक, और ग्राम सभा से मिलकर के एक गांव में, हर एक गांव में मैं आपको क्या बोला? एक ग्राम सभा होगा। ठीक, जो उनके सदस्य से मिलकर बनेगा। और वही ग्राम सभा से मिलकर के क्या बनेगा? ग्राम पंचायत बनेगा। ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम में होता है और ग्राम सभा से मिलकर के क्या बनेगा? एक एक शब्द व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर अनुसूचित क्षेत्र होगा, ऐसा कोई भी क्षेत्र जिस क्षेत्र की जनसंख्या 50% से अधिक जनसंख्या अगर अनुसूचित जाति से है, जनजाति से, तो वहां 50% से अधिक जनसंख्या, तो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं। अगर ऐसा कोई क्षेत्र है वहां, तो उस गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है। याद रखना, ये सारी चीजें जब आपको क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट में, एक सही, एक दो सही, एक दो तीन सही, तो परेशान करेगा। तो सामान्य क्षेत्र है तो एक ग्राम सभा, अगर अनुसूचित जनजाति वाले ज्यादा हैं तो वहां एक से अधिक बन सकता है। याद रहेगा, याद रखना है इसको। तो ग्राम सभा कैसे बना? वहां स्थानीय रहने वाले लोगों से मिलकर ग्राम सभा, और ग्राम सभा से मिलकर के ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्यों बना रहे सर? क्योंकि हर एक गांव में बार बार चुनाव कराना, अलग अलग सारी चीजें, बहुत समस्या है। तो जनसंख्या हमने क्या कर दिया? एक ग्राम पंचायत बना लिया। 1000 लोगों को मिनिमम कर दिया, और जैसे 1000 होगा, देखो तो एक गांव, चारों गांव अलग अलग है, चारों गांव की जनसंख्या 1000 से कम है, तो हमने क्या किया? अब देखो तो चारों गांव मिलकर 1000 हो रहा है। क्या हो रहा है? तो आसपास के गांव, चारों गांव को मिला दिया और एक ग्राम पंचायत बना दिया। एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच, उप सरपंच, और जनसंख्या के आधार पर उसके वार्ड, और वार्ड में पंच हो जाएगा। कैसे होगा गठन, उसको आगे पढ़ेंगे। बनेगा, याद करते चलिएगा। अब देखिए, हम जो ग्राम पंचायत बना, ग्राम सभा बनाए, ग्राम पंचायत बनाए, मूल उद्देश्य क्या है? गांव का विकास करना, और नहीं तो क्या। जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? गांव का विकास करना है, गांव का विकास करना है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन लाना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाना है, जिसके माध्यम से गांव का विकास करना है। अब जब गांव का विकास करना है तो गांव का विकास कैसे होगा? जब गांव वालों की समस्याओं का निर्धारण, जब उसका गांव वाले की समस्या पते चलेगी और उसके अनुसार उनको समाधान होगा। तो सारी समस्या कैसे पता चलेगी? जब गांव वाले बताएंगे। और बताएंगे कहां? जहां जब बैठक होगा। तो बैठक करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक चीज, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्राम सभा का बैठक आपको याद रखना है। क्या? ग्राम सभा का बैठक। सबसे पहले ग्राम सभा का बैठक या सम्मिलन, ठीक, मीटिंग ऑफ विलेज काउंसिल, ग्राम सभा का बैठक। ध्यान से अब याद करते चलेंगे। ग्राम सभा का बैठक सबसे पहले बुलाएगा कौन? ठीक, सबसे पहले ग्राम सभा को बुलाना या आहूत करना बोलते हैं। ग्राम सभा का बैठक बुलाना है तो सामान्य अगर स्थिति है, सामान्य सारा कुछ सही चल रहा है, तो सरपंच जी बुलाएंगे। मान लो सरपंच जी नहीं है तो उप सरपंच जी बुलाएंगे। उप सरपंच भी उपस्थित नहीं है उस समय तो पंचायत सचिव। याद रखिएगा इसको,
ठीक है। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा अगर पूछा जाए तो 3 लोग, सामान्य स्थिति तो 3, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच और नहीं है तो पंचायत सचिव। लेकिन अगर आपात स्थिति, जैसे बीच में कोविड आ गया या और कुछ हो गया, आपात स्थिति आ गई, विशेष बैठक, विशेष परिस्थिति में कलेक्टर को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है। ठीक है। जिला पंचायत से संबंधित लोग, ठीक है, या जिला पंचायत, ठीक, जिला पंचायत को यह अधिकार है कि वो भी बुला सकता है। जनपद पंचायत से संबंधित लोग क्या कर सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं। ठीक है। यहां कलेक्टर साहब, यहां जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष अगर चाहे तो ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं। और साथ ही ग्राम सभा के सदस्य लोग, जो भी सदस्य है उसका 1/3, कुल जो सदस्य हैं उस जनसंख्या का 1/3 लोग, मान करके चलिए 180 लोग हैं तो 180/3 60 लोग, 60 लोग के लिखित में आवेदन करने पर ग्राम सभा का बैठक बुलाया जा सकता है। ठीक। सामान्य स्थिति में सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, नहीं है तो पंचायत सचिव। ठीक। अगर आपात स्थिति आएगी तो कलेक्टर साहब, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम सभा के सदस्य के 1/3 जनसंख्या लिखित रूप में अगर आवेदन करेगी तो ग्राम सभा का बैठक बुलाया जा सकता है। अगर कोई आपात स्थिति आएगी, आपात स्थिति या विशेष स्थिति अगर आएगी और कलेक्टर साहब, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और इस तरीके से अगर लोग, अगर ग्राम सभा के न्यूनतम 1/3 सदस्य से लिखित आवेदन पर अगर बुलाया गया है तो 30 दिन के भीतर बैठक होना बहुत जरूरी है। बैठक कितने दिन में होना चाहिए, 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है, बैठक बुलाना जरूरी है। याद रहेगा, आपात स्थिति में 30 दिन के अंदर आपको बैठक हो जाना चाहिए, बनेगा। अब उस बैठक में दूसरा शब्द आएगा गणपूर्ति या कोरम। ठीक है। बुला दिया सरपंच साहब, बोले कि भैया आज फलाना तारीख की बैठक है, सब लाना है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो उस बैठक में लोगों को बुलाने का जवाबदेहिता या तो सरपंच का है या तो पंच का है। जो प्रत्यक्ष जिसको आप वोट दोगे, गांव के लोग जिस व्यक्ति को चुन करके भेजे हैं, उसी की जवाबदेहिता यह है कि उन लोगों को वो बैठक में लेकर के आए। सरपंच या तो पंच, उप सरपंच नहीं, सरपंच या तो पंच, यही क्या करेगा, लोगों को बुलाएगा और बुलाएगा उसी गणपूर्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर सामान्य क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र, ठीक, और अनुसूचित क्षेत्र, ठीक, अगर सामान्य क्षेत्र है तो गणपूर्ति कैसे होगा, ध्यान समझते चलिए। ग्राम सभा के सदस्य का 1/10 उपस्थित होना चाहिए। मान लो अगर 180 लोग हैं उस गांव में, तो इसका 1/10 कितना हुआ, 18 लोग उस बैठक में आने ही चाहिए। ठीक। और इस 18 में से भी 1/3 महिला होनी चाहिए, मतलब इस 18 में भी 6 महिला होनी चाहिए, तभी वो गणपूर्ति होगा और बैठक चालू हो सकता है, अन्यथा वो बैठक नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो सामान्य स्थिति है तो, अगर अनुसूचित सामान्य क्षेत्र है तो, और यदि अनुसूचित क्षेत्र है तो यदि जनसंख्या मान करके चलो 180 है वहां का, तो इसका 1/3 उपस्थित होना ही चाहिए, मतलब 60 उपस्थित होना ही चाहिए। और इस 60 का भी 1/3 20 उसमें से महिला होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, 20 महिला होनी चाहिए, याद रखना। यदि सामान्य क्षेत्र है तो उस ग्राम सभा के सदस्य का 1/10 उपस्थित होने चाहिए और उस 1/10 में 1/3 महिला होनी चाहिए, तभी गणपूर्ति होगा। ठीक। और यदि अनुसूचित क्षेत्र है तो कुल जो सदस्य संख्या है, तो ग्राम सभा के सदस्य का, कुल सदस्य का 1/3 आने ही चाहिए और उस 1/3 में भी 1/3 महिला होनी चाहिए। मतलब यदि 180 है
तो 60 आने ही चाहिए, और इस 60 में भी 20 नहीं बना। समझ में आया कि नहीं है? तो गण पूर्ति आपको याद रखना, तभी वो गण पूर्ति या कोरम होगा। ठीक है, याद रखना है, याद रहेगा, याद रखिएगा उसको। यही गण पूर्ति करने का किसका जिम्मेदारी है? जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजेंगे। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजेंगे, उसी का क्या है, ये जवाबदारी रहेगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, बुला लिए, बुलाने के बाद गण पूर्ति भी हो गया, तो अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, अध्यक्षता जो है, ध्यान सुनते चलिए। अगर सामान्य क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र है, तो सामान्य क्षेत्र में जो बुलाया, जैसे कि सरपंच है तो सरपंच साहब करेंगे, सरपंच साहब नहीं है तो उप सरपंच करेंगे, उप सरपंच भी अगर नहीं है तो उस ग्राम सभा के सदस्य में से ही किसी एक व्यक्ति को चुन करके भेजा जाएगा और वो अध्यक्षता करेगा। सामान्य क्षेत्र है तो, समझ में आ रहा है? सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र अलग अलग आपको याद रखना है। यहां अपन पेशा एक्ट भी पढ़ रहे हैं 1996, ये सारी चीजें पेशा एक्ट में आएगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच उसकी अध्यक्षता करेगा, उस बैठक की। उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा के सदस्य में से कोई एक व्यक्ति को चुन करके भेजा जाएगा और वो अध्यक्षता करेगा। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र अगर है तो वहां ना तो सरपंच करेगा, ना तो उप सरपंच करेगा, ना तो पंच, कोई नहीं करेगा। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का एक सदस्य जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही है, उसी के सदस्य में से एक व्यक्ति को चुन करके भेजा जाएगा और वो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सरपंच नहीं करेगा, ना तो उप सरपंच, कोई नहीं करेगा। हर ग्राम सभा का बैठक उस ग्राम सभा के सदस्य से चुन करके एक व्यक्ति आएगा और वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से बिलोंग करना चाहिए, तो बनेगा। बैठक बुला लिए, गण पूर्ति हो गया, और अध्यक्षता कौन करेगा? बनेगा, याद रखना है। अब देखिए, ये बैठक बुला लिया गया, किस तारीख को बुलाएंगे? बैठक किस तारीख को बुलाया जाएगा? ठीक है, किस तारीख को बुलाया जाएगा, किस समय यह बैठक होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो जो बुलाएगा वो करेगा। सरपंच बुलाएगा तो सरपंच साहब करेंगे, नहीं है तो उप सरपंच साहब करेंगे, नहीं है तो पंचायत सचिव साहब करेंगे। ठीक है ना? तो याद रखना है कि ग्राम सभा के बैठक का निर्धारण कौन करेगा? बैठक में समय, बैठक कौन बुलाएगा? तो इन्हीं लोग बुलाएंगे। और किस तारीख को होना है, किस समय होना है, ये सारा सरपंच बुलाया है तो सरपंच साहब, नहीं है तो उप सरपंच साहब, नहीं है तो पंचायत सचिव। समझ में आ रहा है? तिथि का निर्धारण। अब देखिए, अगर बुलाना है बैठक, फलाना तारीख को होना है, ठीक है ना, तो अगर सामान्य बैठक है, कोई विशेष आपात परिस्थिति नहीं आई है, सामान्य बैठक है, तो ग्राम सभा, जैसे कि मैं मान करके चलो सरपंच, आप लोग ग्राम सभा के सदस्य, तो एक हफ्ता पहले, 7 दिन पहले मेरे को बताना पड़ेगा, तब जाके बैठक होगा। सामान्य परिस्थिति। और यदि आपात परिस्थिति है, कलेक्टर साहब लोग अगर बुलाए हैं, 1/3 में अगर हुआ है, तो 3 दिन पहले आपको क्या होना चाहिए? सूचना मिलनी चाहिए कि ये तारीख को 3 दिन बाद। आप बोलोगे ऐसा कि कल बैठक है आ जाना, तो ऐसा नहीं चलेगा। सामान्य अगर है, सामान्य बैठक, तो 7 दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए ग्राम सभा के सदस्य को, और यदि आपात बैठक है तो 3 दिन पहले। याद रहेगा? विशेष सामान्य बैठक में 7 दिन पूर्व सूचना, और विशेष आपातकालीन बैठक है तो 3 दिन पूर्व। ठीक है? अब देखिए, सम्मेलन कब बैठक होगा, कौन बुलाएगा, गण पूर्ति और अध्यक्षता देख लिए, फिर कब होगा ये देख लिए। ठीक है? कब होने के बाद हम लोग ये देखिए कि कब सूचना कब दिया जाएगा। सामान्य है तो 7 दिन पहले बैठक है तो, और विशेष बैठक है तो 3 दिन पहले। अब आपको देखना है कि कब बैठक ये होगा, तो 1 साल में 6 बैठक होगा मैक्सिमम, लेकिन हर 3 माह में 1 होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ठीक है? प्रत्येक 3 माह में 1 बार। 1 वर्ष में मैक्सिमम कितने बार हो सकता है? 1 साल में मैक्सिमम 6 बार हो सकता है।
ठीक है, हर प्रत्येक 3 महीने में एक बार होगा। लेकिन कुछ डेट, अनिवार्य डेट एकदम फिक्स करके बता दिए हैं कि इस तिथि को बैठक होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। 20 अगस्त और 2 अक्टूबर, ठीक है, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। और 2 जो बैठक है वो जून के किसी महीने में, नवंबर के किसी महीने में हो सकता है, ठीक है ना। तो इस सम्मेलन के डेट को आप ऐसा याद रखिए, 23/14/2002, 23/14 ऐसा याद रखिए, ठीक है। यहां आपको कोड याद रखना है कि जानवर, ऐसा एक कोड से आप याद रखिए, जानवर पाल गट्टू, जानवर पाल गट्टू, क्योंकि ऊन चाहिए। क्या? ऊन चाहिए, ऐसा याद रखना। जानवर पाल गट्टू क्योंकि ऊन चाहिए, याद रखना। तो जानवर से जनवरी, पाल से अप्रैल, ग से गस्त, टू से टूबर और ऊ से जून, जू ऊन आ रहा है तो जू से ऊ से आपका जून और न से नवंबर, ठीक है। 23/14/2002, 23 जनवरी, फिर आ जाएंगे 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और जून में और नवंबर में। याद हुआ? 23/14/2002, इसमें आपको बन जाएगा 23/14/2002, 23/14 20 और 2, ठीक है, बनेगा। जानवर पाल गट्टू क्योंकि ऊन चाहिए, ऐसा याद रखोगे तो ये ऑप्शन से पकड़ लोगे आप, बनेगा। ये 6 बार होना चाहिए साल में, मैक्सिमम 6 बार हो सकता है, लेकिन 4 अनिवार्य डेट है और 2 जून के किसी डेट को और नवंबर में किसी डेट को, ठीक है। तो ये बैठक होनी चाहिए, ठीक है, और बैठक में गणपूर्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर गणपूर्ति नहीं है तो क्या होगा? बैठक बुला लिया, सरपंच साहब बोलिए आज बैठक है फलाना तारीख के, लोग ही नहीं आए, गणपूर्ति नहीं हुआ। मान लो 180 लोग हैं, ठीक, सामान्य बैठक है, सामान्य क्षेत्र है, ठीक है, सामान्य क्षेत्र है, तो 1/10 मतलब कितने लोग? 18 लोग। अब मान लो 18 लोग सब आ गए, 18 के 18, एक भी महिला नहीं है, तो क्या गणपूर्ति होगा? क्या उसमें का 1/3 क्या होने, मतलब 6, 5 जन महिला आ गए तो 6 पूरा कंप्लीट, 6 का 6 पूरा। समझ में आ रहा है जी? 5, 5.5 भी नहीं चलेगी, समझ में आ रहा है? 6 होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो आपका क्या है, तभी गणपूर्ति होगा। एक भी कम अगर है तो गणपूर्ति नहीं होगा। तो अब गणपूर्ति नहीं हुआ तो टेंशन है, तो गणपूर्ति नहीं होगा तो क्या होगा? जवाबदेहिता किसका है गणपूर्ति करने का? सरपंच और पंच का जवाबदेहिता है, बताया था आपको, है कि नहीं? तो अब गणपूर्ति नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, गणपूर्ति अगर नहीं है तो वो बैठक स्थगित हो जाएगा। बोले आज बैठक नहीं हो सकता क्योंकि गणपूर्ति नहीं है, समझ में आ रहा है? सामान्य बैठक है तो 1/10 का 1/3 महिला, सामान्य, ठीक है, सामान्य क्षेत्र है तो, और अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो एक कुल सदस्य संख्या के 1/3 का 1/3 महिला, है कि नहीं? नहीं है तो स्थगित हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो गणपूर्ति, आपको बताया गणपूर्ति, अगर ये गणपूर्ति पूरा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? बैठक स्थगित तो हो जाएगा, ठीक है। और जो स्थगित करेगा वो अध्यक्ष, जो अध्यक्षता करने वाला था, अगर सरपंच साहब बुलाए तो सरपंच, नहीं है तो उप सरपंच, ठीक है, नहीं है तो वहां के सदस्य का एक व्यक्ति जिसे चुन करके भेजा है कि नहीं? सामान्य क्षेत्र की बात करें तो, और अनुसूचित क्षेत्र का है तो अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति जिसे चुन करके भेजा है, ना तो सरपंच, ना तो पंच, ना तो उप सरपंच, ठीक है। तो स्थगन कौन करेगा? वही अध्यक्ष करेगा। बोले आज बैठक नहीं होगा भाई, बोले तो बैठक नहीं होगा तो पूछोगे आपकी कब होगा? फिर तो अगले तारीख को होगा, तो अगले तारीख का निर्धारण भी कौन करेगा? वही करेगा। ये तारीख के हुई फिर आदमी हो सके तो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस तरीके से कौन बताएगा? अध्यक्ष, समझ में आ रहा है? अब क्या होगा अगर अगला तारीख को भी अगर गणपूर्ति नहीं हो गया, अगला बैठक में भी नहीं आए, नहीं हुआ, तो जितने लोग आए हैं बिना गणपूर्ति के बैठक होगा।
लेकिन 5 मुद्दों पर बहस नहीं की जा सकती। 5 मुद्दे हैं जिस पर बात नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो इससे संबंधित रहेगा, पैसा से, ठीक है, और प्रॉफिट से, पैसे से और प्रॉफिट से, 2 चीज से जो संबंधित रहेगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सब आएंगे तभी बात होगा। गणपूर्ति नहीं है तो बैठक तो होगा, लेकिन इन 5 मुद्दा में वार्षिक कार्य, साल भर क्या कार्य होगा, कितना पैसा आएगा जाएगा, या बजट में क्या होता है, आय व्यय का हिसाब किताब होता है। पैसा मैं बोला ना, पैसा से जुड़ा हुआ काम नहीं होगा, प्रॉफिट से जुड़ा काम नहीं होगा। प्रॉफिट से जुड़ा है कुछ ना कुछ कार्य होगा तो लाभ होगा, ठीक है, तो नहीं होगा। बजट नहीं होगा। प्रशासनिक रिपोर्ट, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आएगा, ठीक है, उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा नहीं होगा, ठीक है। हितग्राहियों कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, सीसीटीवी लगना है काकर घर के सामने लगी, नहीं, बात नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेखा एवं संपरीक्षा, ऑडिट नहीं होगा। इस 5 चीजों के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। बिना गणपूर्ति का बैठक है तो इन 5 विषयों पर 5 याद रखना है। 5 कौन कौन सा, वार्षिक कार्य, बजट, प्रशासनिक रिपोर्ट और हितग्राहियों का चयन और लेखा एवं संपरीक्षा, ठीक है। 5 कौन कौन सा, वार्षिक कार्य योजना, बजट, प्रशासनिक रिपोर्ट, हितग्राहियों का चयन और लेखा एवं संपरीक्षा, ठीक है, याद रहेगा। 5 चीज पे बात नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो बैठक हो गया, एक बार बुलाया नहीं आए, दूसरी बार बुलाए नहीं आए, लेकिन बैठक हो गया, तीसरी बार फिर बुलाएंगे। तीसरी बार भी अगर जब भी बुलाए हैं, डेट में होना चाहिए लिखा है, अब अगली वाले डेट में फिर अब बोलेंगे हो गया, फिर नहीं गणपूर्ति हुआ, तो अगर लगातार 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं होने पर वो जो जिम्मेदार व्यक्ति है, सरपंच और पंच, उसको नोटिस देंगे। समझ में आ रहा है? नोटिस में लिखा रहेगा कि अगला 2 बैठक में गणपूर्ति होना चाहिए, वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। समझ में आ रहा है? तो अगला उसको 2 बार और मौका देंगे, 2 बार और मौका देंगे उसको। यदि फिर भी नहीं हुआ गणपूर्ति तो उनको उसके पद से हटाया जा सकता है। पद से कैसे हटाएंगे सर, तो उसको आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। 3 बार लगातार अगर बैठक में गणपूर्ति नहीं हुआ तो उनको नोटिस देंगे। उस नोटिस के बाद भी अगर 2 बार और गणपूर्ति नहीं कर सका, मतलब कहीं ना कहीं उनका लोगों से जुड़ाव नहीं है, ठीक है, लोगों की सहभागिता की कमी हो रही है। समझ में आ रहा है? जिसके कारण उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। किनको कौन कौन जवाबदेहिता था गणपूर्ति के लिए? बनेगा, याद रखना है। यह हो गया ग्राम सभा, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोला कि हर एक गांव में क्या होगा, ग्राम सभा होगा। एक गांव है तो एक ग्राम सभा, वो वाला गांव है तो वहां वाले लोग का ग्राम सभा, वहां की मतदाता सूची अलग, यहां की मतदाता सूची अलग। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब ग्राम पंचायत बना रहे हैं तो गांव को जोड़ करके ग्राम पंचायत बन रहा है। एक सरपंच है, एक उप सरपंच है। पंच जो रहेगा जनसंख्या के आधार पर, जितना वार्ड है उतना पंच रहेगा। उसको बताऊंगा कैसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अब मान करके चलो, मैं बताया वही सीसीटीवी कैमरा लगना है। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो सरपंच अपने गांव में, जो जैसे कि ABCD 4 गांव, D गांव का आदमी जनसंख्या ज्यादा, वहीं सरपंच है, अपने गांव चकाचक कर रहा है। अगला गांव विवाद हो गया, बोले गलत है, दोनों विवाद हो गया गांव में। हमारे यहां लगना रही से जब आते कुछ भी होते, कोई भी योजना वहीं होते। कम से कम सीसीटीवी तो हमारे गांव में लगना रही से। समझ में आ रहा ना? तो ऐसा बैठ के चर्चा नहीं होता जी। तो ठीक बोल रहा है, इधर ही जाबो सरपंच तीर बात करबो। बोले क्या हो गया? समझ में आ रहा है? विवाद अगर स्थिति है, ठीक, तो संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा ना? संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा का क्या होगा? संयुक्त बैठक या सम्मेलन बुलाया जाएगा। कौन बुलाएगा? वही, सामान्य स्थिति है तो वही सरपंच है तो सरपंच,
नहीं है तो उप सरपंच, नहीं है तो पंचायत सचिव। विशेष आपात स्थिति है तो कलेक्टर साहब, नहीं है तो जिला पंचायत, नहीं है तो नहीं, कलेक्टर साहब को अथॉरिटी है, जिला पंचायत के को अथॉरिटी है, जनपद पंचायत को अथॉरिटी है। इन लोग चाहे तो सदस्य संख्या का 1/3 को भी अथॉरिटी है कि वो बुला सकते हैं, अधिकार प्राप्त है उनको। और इन लोग बुलाएंगे तो 30 दिन में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए संयुक्त बैठक होगा, संयुक्त बैठक होगा। संयुक्त बैठक मतलब सब गांव वाले आएंगे। ठीक है, हर ग्राम सभा में एक बैठक होगा, हर ग्राम सभा में एक बैठक हो रहा था। अभी जो हम बात कर रहे थे वो ग्राम सभा की बैठक की बात कर रहे थे, समझ में आ रहा है। अब अगर दो गांव में विवाद हो गया तो एक ग्राम सभा को भी और दोनों ग्राम सभा के लोगों को बुलाएंगे, दोनों गांव वाले अब एक साथ बैठेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अध्यक्षता कौन करेगा? अब बहस तो ये सरपंच गलत करी से तो उसी थोड़ी अध्यक्ष बना दोगे। ये बार सीसीटीवी कैमरा कम से कम हमारे गांव में लगना रही तो ये तो गलत हो गया, तो सरपंच को अध्यक्ष बना दोगे क्या? वो तो अपने में फैसला करेगा फिर, है कि नहीं। ना तो सरपंच, ना तो उप सरपंच, ना तो पंच, चुना हुआ ग्राम सभा के सदस्य ही कोई एक व्यक्ति चुन करके आएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। समझ में आ रहा है? याद रहेगा, अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम सभा के सदस्यों में से एक सदस्य करेगा, परंतु पंचायत के पदाधिकारी खुद ही सोचो। समझ में आ रहा है? बुला लिए, अध्यक्ष भी अपन निर्णय हो गया कि कौन होगा। किस कारण से बुलाया? बताया कि अगर दोनों गांव में विवाद हो जाए किसी चीज को लेकर के, किसी मुद्दे पे विवाद हो जाए, एक मैं छोटी सी एग्जांपल बस दिया हूं आपको, बहुत सारा चीज हो सकता है। समझ में आ रहा है? हमारे गांव तालाब खुदवाना रही इससे साल, उन्हें तो अपने गांव खुदवाते वाला होता है ना जी, गांव में रहोगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा जब अगर आएगा तो संयुक्त बैठक होगा। ठीक, अब देखो कहां होगा, तो भैया कहां होगा इसका डिसाइड कौन करेगा, कैसे होगा? तो या तो पंचायत के मुख्यालय में होगा। अब ये दो गांव है ना जी, जब अपने गांव हो रहा है तो अपने अनुसार हो रहा है। एक इस गांव में ग्राम सभा है तो हर ग्राम सभा में एक बैठक हो रहा है, तो उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अब दोनों गांव वाले नहीं सरपंच हमारी यहाँ आने लगी, हमारे गांव में अड़ गए तो पहले ये सब समस्या आई। इसीलिए क्या किया गया कि ये पंचायत मुख्यालय में होगा या पंचायत के किसी एक क्षेत्र में होगा। अगर दो गांव है मान लो तो पंचायत सरपंच साहब का ऑफिस रहता है, पंचायत का ऑफिस रहता है, देखिए होगा पंचायत, तो वो किसी एक क्षेत्र में होगा। ठीक है, अधिकतर पंचायत के मुख्यालय में होता है। अब निर्णय कैसे लेंगे कि काकर गांव में तालाब खुदवाया जाना चाहिए? ठीक है, तो निर्णय कैसे होगा? बहुमत से होगा। चलो बताओ भैया आप ही मन। ठीक है, तो बहुमत से निर्णय होगा और कौन अध्यक्षता कर रहा है? उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति जिनको लोग चुन करके भेजे। ऐसा निपटारा होता है कि नहीं? हो सकता है विवाद बिल्कुल, क्योंकि ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा है तो एक से अधिक गांव वाले हैं, है कि नहीं? याद रखना है इसको। तो ये संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? तो जिन लोग बैठक बुलाते हैं उन्हीं लोग बुलाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठक में? तो ग्राम सभा के सदस्य में से चुन करके एक व्यक्ति आएगा जो पंचायत का पदाधिकारी नहीं होगा। ठीक है, और कारण जब विवाद हो जाएगा तब कहां? तो पंचायत मुख्यालय में या पंचायत किसी एक क्षेत्र में निर्णय किससे लिया जाएगा? रखना। और ये जो सारी चीजें कहानी जो हुई है, ये सारा चीज लिखेगा कौन बैठ के? पंचायत सचिव, हिंदी भाषा में लिखेगा। किस भाषा में? देवनागरी लिपि और भाषा हिंदी होनी चाहिए। ये आपका पूरा ग्राम सभा कंप्लीट। इससे क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए, बनेगा? याद रखना है इसको। ठीक है, तो आज हम लोग आर्टिकल 243A कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पिछला जो क्लास हुआ था उसका वीडियो डल गया है। कल की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड MCQ देखेंगे।